कितना टाइम लगा आपको? देखो AG3 से AG2 में ऑन एन एवरेज 4 साल हुई। अभी ट्रेनिंग हुई थी मेरी 1.5 साल बाद हुई थी। ट्रेन लगे कोई काम हो गया तो उस दिन आपको 5 बजे जाना पड़ सकता है, 6 बजे बिल्कुल जाना पड़ बिल्कुल सकता है बिल्कुल। और रात को आपकी 12-1 भी बज बड़ा जाती एक बड़ा सेंटर है तो 10-15 हज़ार रुपए मंथ मंथ में हो जाता है। जब से परेशान लोग हैं कि बैंक से परेशान है, उनको वर्क लाइफ बैलेंस देखना, पीस ऑफ माइंड चाहिए, उसके लिए एफसीआई कैसे जाए? उसके लिए बेस्ट बेस्ट जॉब है। ये देखो हम सब लोग देखो मेरे को 3 साल हो गए, सबको 6 साल हो गए, हम दोनों का एक ही इसका आंसर है कि पीस ऑफ माइंड टू बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइमन एग्रीकल्चर। तो देखो आज के वीडियो काफ़ी स्पेशल है। इसमें जो मेरा जैसे कि इस साल अगस्त 2026 में मेरे को एफसीआई में 3 साल हो गए हैं। इसी के साथ हमारे साथ हैं हमारे सीनियर मोहित सर, उनको एफसीआई में 6 साल हो चुके हैं। तो हम दोनों अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करेंगे आपके साथ कि मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा है और मोहित सर का 6 साल का एक्सपीरियंस एफसीआई में कैसा रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मोहित सर आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से हो और आपने मतलब एफसीआई कब ज्वाइन किया था इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो टू ऑल। ये अपने जूनियर आकाश को भी मैं पहले तो मेरा पूरा नाम मोहित उप्रेती है। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। 2015 में मैं पास आउट हुआ। उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन करी है। बेसिकली मैंने मेन प्रिपरेशन आरबीआई ग्रेड बी की थी। तो उसमें क्या था, आईबीपीएस वाला कल्चर था। तो आईबीपीएस की प्रिपरेशन करते थे हम, उसी के अकॉर्डिंग हमने सारी तैयारी करी। तो क्या हुआ, जो 2020 की रिक्रूटमेंट हुई एफसीआई की, उसमें क्या हुआ, चेंज हो गया पैटर्न। पहली बार आईबीपीएस ने कंडक्ट किया। तो उससे क्या हुआ, हमारा आईबीपीएस में तैयारी अच्छी थी, एफसीआई का थोड़ा आईबीपीएस लेवल इजी था, तो वो अपना क्रैक हो गया इसमें। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारी पोस्टिंग अपने मतलब जब सिलेक्शन हुआ, पंजाब ही मिला क्योंकि प्रोक्योरमेंट स्टेट है तो पंजाब मिलना था। पंजाब में मिला, फिर हम डिपो ज्वाइन करें। मेरा कैडर डिपो है, जैसे आपका टेक्निकल है। मेरा कै गाइड मेरा कैड जो कैडर है वो टेक्निकल है, सर का डिपो कैडर डिपो है। कैडर, ठीक है सर। तो डिपो कैडर में अपनी ज्वाइनिंग हुई। ज्वाइनिंग होने के बाद डिपो में 2 ऑप्शन हो जाते हैं डिपो कैडर में, या तो आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस लगोगे या आप डिपोज में लगोगे। तो मैं तो सीधा डिपो में लगा, पंजाब में एक फरीदकोट डिवीजन में, वहां पे किसी डिपो में लग गया मैं। ठीक है, तो वहां पे लगने सर ये लगने का मतलब कैसे, हाँ, लाइक ये भी हम बता देते हैं कि कैसे डिसाइड होता है कि किसको डिपो मिलेगा किसको फील्ड मिलेगा। ठीक तो एक बार ये भी ये रैंडम है। ये एज पर द वो होता है, जैसे आप कभी भी डीओ ज्वाइन करोगे, यहाँ पे हायरार्की चलती है एफसीआई में। जैसे हेडक्वार्टर से स्टार्ट होता है, हेडक्वार्टर देन जोनल ऑफिस, उसके बाद आपका हो गया रीजनल ऑफिस, फिर डिविजनल ऑफिस, देन डिपोस्ट। तो जो भी कैडर के डिसाइडेड होते हैं उसमें एक जनरल कैडर है, जैसे तेरे को पता ही है। जर्नल वाले बेसिकली ऑफिस के लिए ही होते हैं। तो जितने भी रीजनल ऑफिस एंड ये वाले ऑफिस हैं, इसमें वही लगेंगे आपके जर्नल वाले। हम डिपो वाले हैं और तुम टेक्निकल वाले हो। तो हम प्रिफरेबली हम जाते हैं डिपोज में। 80 से 90% स्टाफ जाएगा डिपोज में। डिपार्टमेंट का कन्वीनियंस के हिसाब से देखते हैं। अगर उनको जरूरत है ऑफिस में तो ऑफिस में रख लेते हैं। हाँ, अगर उनको लग रहा है फील्ड में स्टाफ की कमी है तो वहाँ भेज देते हैं। तो वो वाली बात है। तो वही तो मैं तो जब ज्वाइन किया 2021 में, उस समय फील्ड में ज्यादा जरूरत थी। डीओ फुली था उस समय, तो मेरे को डिपो में चले गया। तो मैंने वहाँ डिपो में काम किया। मैंने 4 साल डिपो में काम किया। रिमेनिंग अब 2 साल से मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। ठीक है। तो सर अभी जैसे कि आपने बीटेक किया है हाँ। तो आपने फिर डिपो वाला AG3 डिपो क्यों खोज दिया? आप इंजीनियरिंग वाले भी तो आते हैं सर। देखो इंजीनियरिंग में उसमें आता है केवल एक इलेक्ट्रिकल वाला और एक आता है सिविल वाला। तो मेरा था इलेक्ट्रॉनिक्स, और ऊपर से नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत लिमिटेड होती है, बहुत लिमिटेड। मतलब आप ये मान के चल लो, ओवरऑल पूरे नॉर्थ जोन में आपकी इनकी इंजीनियर कैडर की 10-15 ही वैकेंसीज। तो देखो उस समय हम जब तैयारी कर रहे होते हैं, हमें मेन फोकस होता है जॉब लगना। तो उसमें सबसे ज्यादा एज एन एफसीआई में सबसे ज्यादा डिपो में होती है पोस्ट। तो वो देखते हुए वो ल्यूक्रेटिव सा लगा कि नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है, तो मैंने डिपो के लिए अप्लाई किया। ठीक है सर, आपने मतलब डिपो कैडर इस तरह चूज किया। तो करंटली आपका सर AG3, आप AG3 डिपो ऐसे लगे, ज्वाइन, हाँ। लेकिन अभी अभी किस डेजिग्नेशन पर? अब मैं एजी 2 हूँ। AG2 प्रमोशन हो चुका है। प्रमोशन हो चुका। तो सर AG3 से AG2 डिपो बनने में कितना टाइम लगा आपको? देखो AG3 से AG2 में ऑन एन एवरेज 4 साल लगते हैं। 4 साल में आप ये मान के चलो कभी भी ज्वाइन करोगे, 4 साल में आप AG2 बन जाओ। डिपो, देखो ये डिपो की बात है। ये डिपो की बात है, हम टेक्निकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, टेक्निकल वाले को हो सकता है 10 साल में लग जाए। ठीक है, टेक्निकल में प्रमोशन है ही नहीं, नाम नाम मात्र का स्टैग्नेशन। बहुत ज्यादा स्टेग्नेशन। ठीक है, तो डिपो में ये चीज ठीक है कि आपको 3-4 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा। वो जैसे कि सर आपके 2000 जैसे तो आप तो फर्स्ट लिस्ट में आ गए होंगे। मैं फर्स्ट पोजीशन। तो जो लोग वेटिंग में आए थे ना वो तो 2-2 साल में भी मतलब उनका प्रमोशन हो गया। जो लास्ट में हाँ, ज्वाइन कर रहे बिल्कुल बिल्कुल। तो बन गए थे 2 साल में। देखो हमारी 2020 अक्टूबर में आए थे हम। इवन जो थर्ड सेकंड वेटेशन लिस्ट थी हमारी, वो मई 2022 में आई थी।
तो वो भी हमारे साथ ही प्रमोट हो गए, 2 साल ही में हो 2 गए, साल में प्रमोट। क्योंकि हम अप्रैल 24 में हम AG2 बन गए। हाँ 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 4 साल। ठीक है सर। तो सर आपका जैसे कि आप देखो सर, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मल्टी टैलेंटेड है, ठीक है, और हमारे ऑफिस के सबसे होनहार सीनियर है। तो सर पहले मुझे आप ये बताओ कि जैसे कि आपने काफी टाइम डीपो में भी काम किया है, फिर आप डीओ में भी काम किए हैं, तो पहले डीओ की वर्किंग बता दो कि डीओ में AG3 डीपो क्या काम करता है, वो सारी चीजें आप बता दो। डीओ में डीओ में नहीं सर, पहले डीपो डीपो बताओ में आपके डीपो में कैसे काम होता है डीपो में और क्या वर्किंग है एक्चुअली FCI की वर्किंग। FCI। देखो, FCI है जो उसकी डेफिनेशन ही है, 4 चीजों में चलता है FCI। अपना क्या होता है, सबसे पहले प्रोक्योरमेंट होगा, प्रोक्योरमेंट होता है, फिर स्टोरेज होगा, स्टोरेज, रिजर्वेशन होगा रिजर्वेशन और मूवमेंट होगा। प्रिजर्वेशन का काम हो जाता है क्वालिटी डिपार्टमेंट, वो हमारा टेक्निकल वाला टेक्निकल का होगा, जिसमें आपको सारा फ्यूमिगेशन ये सारी चीजें चेक करनी होती है। रिमेनिंग स्टोरेज का जो काम है, स्टोरेज होता है जो हम किसी गोडाउन्स में जो हमारा वीट और राइस है उसे स्टोर करते हैं, सिंपल सा। प्रोक्योरमेंट के टाइम क्या होता है, प्रोक्योरमेंट का टाइम है कि आप किसानों से खरीद रहे हो अनाज, उसे हम प्रोक्योरमेंट बोलते हैं। और मूवमेंट में क्या है, जब आपका स्टॉक लग जाएगा, सारे डिपोज में लग जाएगा, तो वो एज पर द हेडक्वार्टर आपको प्लान दे देगा कि हर स्टेट से कितना कितना निकालना है। तो उसमें क्या वर्किंग है, वो आप इनिशियली ज्वाइन करेंगे, आपकी ट्रेनिंग व्रेनिंग भी हो जाती, कभी तो एट द मोमेंट ही हो जाती है जैसे ज्वाइन करते हो, कभी कभी नहीं होता। जैसे मेरी ट्रेनिंग हुई थी, मेरी 1.5 साल बाद हुई थी, ट्रेनिंग ज्वाइनिंग के 1.5 साल बाद। और सर एक और क्वेश्चन जो मेरे से पूछा जाता है कि जैसे कि सर मेरे को रिसेंट में किसी ने पूछा कि आपकी जब ट्रेनिंग होती है तो आपको स्टाइपेंड मिलता है, पूरी सैलरी मिलती है? पूरी सैलरी मिलती है यहाँ पे। देखो मेरी भी ट्रेनिंग हुई थी, हमारी ट्रेनिंग 1.5-2 साल बाद ही हुई थी हमारी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आपको सैलरी पूरी मिलती है, तो स्टाइपेंड वगैरह कोई सीन नहीं है, सैलरी पूरी मिलती है। सैलरी पूरी मिलती है, सैलरी। अब देखो, जैसे आप एज AG3 डिपो जब जाते हो, किसी डिपो में जाओगे, ठीक है, डिपो में जाओगे तो उसमें वर्किंग क्या होती है, आपकी मेन जो वर्किंग रहती है, आपके AG3 जो होते हैं वो एज असिस्टेंट होते हैं स्टार्टिंग में, मतलब वो सारी चीजें सीखेंगे बस। इसमें क्या होता है, हायरार्की AG3 AG2 और AG1 डिपो, देन मैनेजर बनते हैं, फिर AGM बनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हायरार्की में। तो जो AG3 डिपो वो हर जगह असिस्टेंट की तरह काम करता है, मतलब तुम एक तरीके से मान के चलो लर्निंग फेज में पूरे AG3 में, हर जगह, हर डिपो, हर उसमें, चाहे डिपो चाहे डीओ हो। तो उसके बाद AG2 और AG1 जो डिपोज में रहते हैं वो इंचार्ज बन जाते हैं, इंचार्ज। तो उसमें स्टॉक के कस्टोडियंस होते हैं, उनको अंदर स्टॉक आएगा। समझो आपका कोई गोडाउन है, वो लाख एमटीज में रहता है, 1 लाख एमटी, 2 लाख एमटी की कैपेसिटी है, तो फर्दर डिवाइडेड कर देते हैं कि 50,000 जो तेरा एमटी है वो एक संभालेगा इंचार्ज दूसरा करके। पर AG3 उनके नीचे लगते हैं अपने सीनियर्स के, वो एज असिस्ट करेंगे, मतलब कुल मिला उनको असिस्ट करेंगे AG2 और सिंपल ये फंडा होता है। उसके बाद उसमें भी डिपोज के ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे उसमें थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या होता है डिपो। अभी तो सर अपने जैसे कि डिपो के ऑपरेशंस में बात करते हैं तो काफी सारे सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो उन पर वर्किंग करना है। देखो सॉफ्टवेयर तो लगे, मेन में जैसे फिजिकल वर्क क्या है वो सारी चीजें देख लेते हैं एक बार कि उसमें क्या होता है। देखो 2 चीजें हैं, एक तो होगा जो स्टॉक आएगा आपके स्टोरेज पॉइंट में, एक वो है मेन मान के चलो आप। वो स्टोरेज पॉइंट में कहाँ से, मतलब जैसे मंडियों से जो प्रोक्योरमेंट वाला पार्ट हो गया, वो प्रोक्योरमेंट ये लोग करते हैं, टीए करते हैं, प्रोक्योरमेंट मंडी में जाके चेक करते हैं क्वालिटी। उसके बाद वो ट्रकों में भरवा देते हैं, फिर जब वो वेब्रिज में आके हमारे पास पहुंचता है तो हम उसे प्रोक्योरमेंट करके वेब्रिज में अपना वजन, डिपो का मेन काम होता है वेट एनालिसिस, वजन देखना। और जैसे उसमें आपको पता ही है, चाहे राइस हो गया चाहे वीट हो गया, सब बोरियो में आता है गनी में, उसका टेक्सचर, उसकी क्वालिटी देखना और रिमेनिंग वेट देखना कि जो डिस्पैच है वो हमारे पास आगे कहीं बीच में गायब तो नहीं हो गया ये चीजें, तो वो हम क्रॉस चेक करता है। उसके बाद जब वो वेरीफाई हो जाता है, हमारे यहाँ LW भी बोलते हैं, लॉरी वेब्रिज, मतलब वेब्रिज में बड़े बड़े कंडे होते हैं, थर्म काटा भी कहते हैं जिसे, उसके थ्रू आके फिर हम वो अपने स्टोरेज पॉइंटों में वो कर देते हैं, उसे प्रोक्योर कर देते हैं अलग अलग जगह। जैसे अपने गोडाउन हो गए, कोई गोडाउन छोटे होते हैं कोई बड़े होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लगता रहता है वहाँ पे माल। तो मेन काम हमारा वही है, एक तो स्टोरेज वाला हो गया, दूसरा एक रेल हेड में काम होता है। ज्यादातर जो AG3 डिपो है वो रेल हेड में ज्यादा लगते हैं स्टार्टिंग में। सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी होती है रेल हेड पे वाला काम वाला, तो रेल हेड का जो काम है उसका बता दो सर, वो काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, रेल हेड का काम होता है। देखो रेल हेड में भी बहुत बड़ा है वैसे तो प्रोसेस इसका, पर मैं तुम्हें सिंपल तरीके से बता देता हूँ। सिंपल क्या होता है, एक क्या होता है, वो टाइम के बियॉन्ड वर्किंग आवर्स में अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो आपको पर आवर्स के हिसाब से पैसे मिलते हैं, रुपए मिलते हैं। देखो बस अब सीधा इसमें रेल हेड में AG3 डिपो का क्या होता है, वो जाएगा अपना सुबह ड्यूटी पॉइंट में पहुंच जाएगा जल्दी। कितने सर इसमें, हाँ एक चीज ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो हो सकता है जिस दिन स्पेशल लगे कोई काम हो गया तो उस दिन आपको 5 बजे भी जाना पड़ सकता है, 6 बजे भी जाना पड़ सकता है, और रात को आपके 12-1 भी बज जाए, वो डिपेंड तो ये वर्किंग थोड़ी सी देखो
पहले क्लियर रखो अपने माइंड में कि आपको ऐसे काम होंगे कि रात के 12 भी बज सकते हैं और कभी आपको सुबह 4-5 बजे भी जाना पड़ सकता है ना ये तो है। और इसके साथ ही जैसे कि सर ये देखो रेल हेड पे ये काम होता है जब स्पेशल लगती है आपको पूरा हाँ मतलब AG3 डिपो का काम वहां जाके जल्दी पहुंचना है। उसके बाद जो ट्रक्स आते हैं रेल हेड में उसको बस काउंटिंग करके वैगन्स में नंबर ऑफ बैग्स भरवाने हैं। बस एक कैपेसिटी दे देती है रेलवे, उसके अकॉर्डिंग आपको उतना उतना फिलअप करने हैं बैग सारे वैगन में। और मॉनिटर करना है मॉनिटर करना है। पूरे रैक ऑपरेशन बस मॉनिटर करना है आपको, लेबर्स को देखना है, उनको देखना है ये कैसे कर रहे हैं, उनकी कैलकुलेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन दे देना है बैग्स का। अब सर एक चीज जो काफी लोग शिकायत करते ही हैं कि रेल हेड पे काफी लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, डस्ट एलर्जी होती है, क्योंकि देखो रेल हेड पे काम होता है, बहुत सारे ट्रक्स होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, डस्ट उड़ती है और काफी एंटी सोशल एलिमेंट्स भी होते हैं वहाँ पे। तो इन चीजों से काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो वो एक थोड़ी दिक्कत है देखो डीपी कैडर में। हाँ वो तो है, ये तो है सर, दीपक कैडर में वो दिक्कत तो है। वो क्योंकि तो लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको जैसे कि कभी कभी क्या रेल हेड की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है ना, नहीं होती तो वहाँ ज्यादा। पे आपको इतना कोई अच्छा कोई बैठने का अरेंजमेंट नहीं होता है, आपको पूरा टाइम काफी घंटे खड़े रहना पड़ता है। एक तरह से कह सकते हैं कि प्रॉपर फील्ड वाली जॉब है। हाँ प्रॉपर फील्ड वाली है। देखो वैसे जब तुम्हें जॉब करने आते हो हम्म, कुछ समय लगता है स्टार्टिंग के 1 आध महीने की मैं कहाँ गया, फिर थोड़े समय बाद यूज टू हो जाते हैं, Used to हो फिर जाते सब हैं। हो जाता है, मतलब सारी चीजें अकॉर्डिंगली हो जाती ठीक है सर, अभी मुझे आपको बताओ, जैसे अभी आप डीओ में है। हो, हाँ डिविजनल ऑफिस में वर्किंग, तो डीओ की वर्किंग और डिपो की वर्किंग में क्या फर्क लगता है? कौन सा आप एक अगर आप रेट करना चाहोगे कि डिपो बेटर है या डिविजनल डिविजनल ऑफिस बेटर है, तो क्या बोलोगे? देखो इसका भी ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अपनी जगह प्रोज एंड कॉन्स है। चाहे डीपो हो गया चाहे डीओ हो गया, दोनों जगह प्रोज एंड कॉन्स है। अब जैसे डीओ हो गया, डीओ में क्या है, डीओ में आपका फिक्स है 10 से 5:30 आप करोगे जॉब, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत कभी काम रहेगा तो चलो 6 साढ़े 6 कर दिया, पर 6 साढ़े 6 तक फ्री हो जाओगे। ये डीओ में एज अ टाइमिंग लेते हो आप अगर। पर डिपो में ऐसा नहीं है, अगर आपकी रेक आ गई किसी दिन, ठीक है, तो वो सुबह 8 बजे लग जाएगी, आपको 8 बजे से इवन रात के 2 भी बज जाते हैं, तो आपको 2 बजे तक भी काम करना पड़ेगा, और वो नेसेसिटी है, वो आपको करना नेसेसिटी पड़ेगा। है, आप वो उसमें मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि मैं नहीं करूंगा मैं ये नहीं काम, करूँगा या फिर आप क्योंकि उसमें प्रॉपर ऑफिस ऑर्डर निकलते हैं, आपकी लाइबिलिटी बनती है। लाइबिलिटी हो जाती है उसमें। ये चीज थोड़ा सा रहता है। अगर जैसे थोड़ा अपने को फ्री टाइम देना है, हम्म। ठीक है, हॉबी परस्यू करनी है, तो वो डीओ प्रिफर करे, वो बेटर है। अच्छा ठीक है सर। और जिसको ये है कि चलो डिपो में कर लेंगे सारा काम, थोड़ा बहुत देखो, अगर डिपो में तुम ओवर टाइम, एक ओवर टाइम वाला कंसेप्ट भी होता है, पंजाब में है ये केवल, हाँ देखो ये पंजाब काफी हरियाणा इंपॉर्टेंट में। चीज बता रहे हैं सर, तो ओवर टाइम होता है, ओवर टाइम अलाउंसेस। ओवर टाइम अलाउंसेस उसमें क्या है, ऑफिस टाइम के बियॉन्ड वर्किंग आवर्स में अगर आप कुछ भी काम करते हो तो आपको पर आवर्स के हिसाब से पैसे मिलते हैं, रुपए मिलते हैं, वो फिक्स रहते हैं। जैसे AG3 का मोटा मोटा मान लो 230-40 रुपये होगा पर घंटे, तो जितना काम आपने पूरे महीने में किया ज्यादा, तो उसका आपको ओवर टाइम मिल जाएगा। और सर आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं सर, आपका मंथ में मतलब सैलरी के अलावा ओवर टाइम कितना बच देखो जाता सैलरी अपनी जब हम ज्वाइन करे तो उस समय तो 40,000 आती थी। अब जो नए बंदे आते, तुम ज्वाइन करे थे, तुम्हारी कितनी थी, 45-44 के आसपास? नहीं सर, मेरी फर्स्ट सैलरी अराउंड 46-47,000 थी। 46। अब जो अगर नए बंदे आएंगे उनकी मेरे को लगता है 50-55 जाएगी। नहीं सर, उनकी तो पे डिवीजन हो पे जाएगा, डिवीजन भी हो जाएगा उनका तो अगर 70-70 अराउंड 70 मान के 70 चलो, प्लस। 70 प्लस मान के चलो हाँ आप हाँ लोग, आराम जब से आप लोग आओगे तब तक तो 70 प्लस हो जाएगा। 70 प्लस हो जाएगी। सर एक चीज मैं जो पूछ रहा था कि सैलरी के अलावा ओवर टाइम जो आपका बता रहे हो, तो ओवर टाइम आपका मंथली कितना मतलब बन देखो जाता मेरी था? सैलरी जब मेरी स्टार्टिंग में 40-45 थी, ओवर टाइम मंथली एवरेज वो भी डिपेंड करता है डिपो कैसा है आपका। अगर बड़ा डिपो है तो ज्यादा स्पेशल आएगी, ज्यादा काम होगा। अब देखो एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, एक्चुअली क्या ओवर टाइम ऐसा नहीं होता है कि बस आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ऑफिस में बैठे हो आप सुबह 10 बजे से पहले और 5:30 के बाद तो ओवर टाइम मिल जाएगा। एक्चुअली उसके जब आपके स्पेशल लगेगी रेक ऑपरेशन होंगे ना, तभी एप्लीकेबल होता है ओटीए। हाँ 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 जी सर बिल्कुल। और दूसरी चीज देखो, एफसीआई की वर्किंग है ना, हर रीजन टू रीजन चेंज होती है, हाँ। तो ये ओवर टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ पंजाब में है, हरियाणा में भी कई कई कुछ सेंटर्स में ही है, ठीक है, जहाँ पे स्पेशल्स वगैरह का काम होता है। बाकी सर और बाकी औरों में तो नहीं है, पहले हुआ करता पहले था, होता अब था, नहीं अब नहीं होता है। अब तो क्योंकि वैसे भी तो ओवर टाइम तो अवॉइड ही करता है मैनेजमेंट वगैरह भी। तो सर देखो इसमें क्या है, जब हम लोग ज्वाइन करे थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार क्या ही है, थोड़ा अगर 10 से पहले भी चल जाएंगे, 10 साढ़े 5 के बाद पड़ जाएंगे, ओवर टाइम बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर रेक ऑपरेशन होता है उसमें ही ओवर टाइम का आपको पैसे मिलते हैं। और उसमें भी आपको बियॉन्ड द वर्किंग आवर्स काम करना पड़ेगा, तो उसमें भी बहुत कंसिक्वेंसेस हैं हाँ कि डिले हो जाना, बहुत बारी आप रात को लेट जाओगे, किसी की फैमिली है, हाँ 100 चीजें होती हैं, मतलब वो सारा भी देखना होता है। ठीक है। बाकी ऑन जो तुमने क्वेश्चन करा था कि कितना बन जाता है ऑन एन एवरेज, अगर कोई बड़ा सेंटर है तो 10-15 हजार रुपए मंथ मंथ में बन जाता बन जाता है मंथ। है। ठीक है सर।
अब मुझे एक चीज बताओ कि जैसे कि सर आपको मतलब एफसीआई में 6 साल हो गए हैं, तो इस 6 साल में कभी आपको लगा कि यार कोई और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेना था या फिर स्विच करने का कभी मन करा हो? और अगर ऐसा मन किया तो क्या रीजन रहेगा? देखो, वैसे तो आपको सबसे पहले ये होना चाहिए, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उसके प्रति बिल्कुल डिवोट होकर काम करना चाहिए, और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन वो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये मान के करो, तभी आप काम अच्छा करते हो। अब ये क्या होता है, सोच है वो, देखो इंडिविजुअल्स की सोच है। कोई चाहता है मेरे को इतनी सैलरी सही लगती है, वो सेटिस्फाई है, वो कर रहा है काम। बहुतों का ये होता है कि नहीं, मेरे को ज्यादा प्रोग्रेस करनी है, ज्यादा चाहिए लाइफ में, प्रोग्रेसिव वो करना है। तो ठीक है, उसके लिए आप तैयारी कर सकते हो। उसके लिए आप चाहते हो कि तैयारी, देखो मेरे भी कभी कभी मन में हुआ, जैसे मेरे और दोस्त हैं उनकी सैलरी थोड़ी ज्यादा है, 20 30 40 हजार रुपए ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा भी बहुत बार मन हुआ कि करना चाहिए तैयारी। तो देखो, अगर आपका मन है करने का तो बिल्कुल कर सकते हो, और करियर अपने प्रोग्रेसिव वे में जाना है तो करनी भी चाहिए तैयारी। और बाकी तो इतना है कि अपने को हो ही जाती है जितना भी है। बस 2 3 चीजें हैं जो हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है इसमें। जैसे हम पे बैंक में लीज वाला फैक्टर होता है, वो हमारे कैटेगरी 3 असिस्टेंट में नहीं है नहीं लीज है। फैक्टर। तो अगर आप इसके थ्रू होगे तो आपका जो किराया, आप बाहर रह रहे हो अपने घर से, तो वो थोड़ा आपके पॉकेट में भारी पड़ सकता है। वो चीजें हैं फैक्टर में। उसके अलावा तो ठीक है, सैलरी भी ऐसा नहीं एज अ हाँ, उतना वो कम नहीं है सर, उतनी कम काफी नहीं। ठीक है कि हाँ, जिस हिसाब से हमारा मतलब मतलब इस लेवल पे इतनी सैलरी देना स्केल 5 में काफी ज्यादा है। क्योंकि सर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, तो जो एसएससी सीजीएल में जो पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट वगैरह आती है ना, उसमें हम हमारे से कम सैलरी है। हाँ, हाँ, ठीक है, तो काफी अच्छी सैलरी है ऐसे तो। हाँ। और अभी जब पे रिवीजन होगा उस और टाइम पे आपको रिवीजन समझ में 1 2 चीजें और भी है, शायद लीज भी आ जाएगी हमारे भी पास, ठीक है। है। और जैसे अभी हमारे साल में 3% इंक्रीमेंट मिलता है, तो प्रोबेबली वो 6% मिल जाएगा छह आने परसेंट वाले समय में। तो ये सब चीजें भी है। अब सर एक और चीज जैसे कि अगर कई बच्चों को ये दिमाग में होता है कि बैंक से परे स्पेशली जो बैंक से परेशान लोग हैं हाँ, हाँ। कि बैंक से परेशान है, उनको वर्क लाइफ बैलेंस देखना, पीस ऑफ माइंड चाहिए, उसके लिए एफसीआई कैसी जगह उसके लिए बढ़िया बेस्ट? बेस्ट जॉब है, ये अगर कोई देखो पीस हम ऑफ सब माइंड। लोग, देखो मेरे को 3 साल हो गए, सर को 6 साल हो गए, हम दोनों का एक ही इसका आंसर है कि पीस ऑफ माइंड तो बेस्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको ये मानो कि कोई हॉबी भी परस्यू करनी है तो आराम से कर सकता देखो है। मतलब मेन ना इसमें ये है, एफसीआई में 2 तरीके के हैं लोग, आप ऐसे मान सकते हो। अगर आपको काम करना है, और वो तो वैसे डिपार्टमेंट में रह के मतलब जैसे डीओ में ही है, कुछ सेक्शनों में ज्यादा काम है, कुछ में बहुत कुछ कम है। तो वो आपकी प्रेफरेंस है, अगर आप ज्यादा हॉबी लाइफ करना चाहते हो, हॉबी के आगे मतलब परस्यू करना चाहते हो, तो उसमें आप नॉर्मल से सेक्शन ले लो, अपना नॉर्मल 10 से 5 करके अपना फ्री टाइम पे काफी काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बैंक में ऐसा नहीं है, अगर आप क्लैरिकल हो चाहे पीओबी हो, तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको करना ही करना है वो चीज। यहाँ ऐसा नहीं है, 10 से 5 में जितना हो गया हो। दूसरी चीज एक और चीज है, जैसे कि क्या बैंकों में क्या होता है कि अगर कैशियर है तो एक कैशियर होता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर कैश देखना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे हर एक सेक्शन में 2 3 स्टाफ होता है। अगर कोई बंदा एक छुट्टी पे जा रहा है तो दूसरा बंदा उसको संभाल लेता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे छुट्टी आपको मिल जाती है छुट्टी का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो दूसरी चीज इसमें एक और चीज है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स जो आगे जैसे कि कई लोग हम एफसीआई इसलिए ज्वाइन करते हैं कि हम एफसीआई में जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो आगे की स्टडी, जैसे कि किसी को यूपीएससी करना है वो, या फिर किसी और अच्छे जगह जाना है, वहाँ पे प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो उसके लिए ठीक ठाक टाइम मिल जाता है, क्योंकि हाँ, हमारे साथ काफी लोग यूपीएससी के बिल्कुल बिल्कुल पढ़ भी रहे हैं, तैयारी कर बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल। अगर मेंस आपको इंटरव्यू मतलब भी दे रहे हैं। तैयारी करनी है तो इसमें आप पे सफिशिएंट टाइम है, आप निकाल सफिशिएंट सकते टाइम। हो। हाँ, बैंक में तो आपको हर रोज कुछ ना कुछ लोड रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा। मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। बिल्कुल सर। और सर आपके मतलब अब एक और चीज बता दो कि जैसे AG3 से मैनेजर कब तक बन जाओगे सर? देखो, थोड़ा सा है, इस एफसीआई में स्टैग्नेशन तो है। में सर टीए थोड़ी में ग्रोथ तो है, कम है ना सर, ग्रोथ कम ग्रोथ है। कम है तो। 1 2 अपॉर्चुनिटीज आती है, जैसे अभी रिसेंटली जब तुम्हारा बैच आया था हाँ, उस समय एपीएस निकला था। देखो हाँ एपीएस के बारे में बता दीजिए। एपीएस आया था, एक्सीलरेटेड प्रमोशन स्कीम होती है। उसमें क्या होता है, इंटरनल एग्जाम को करवाती है डिपार्टमेंट, तो उसके थ्रू आपकी अंदर ही अंदर आपको प्रमोट कर देते हैं। जैसे कैटेगरी 3 में चाहे AG2 1 3 कोई भी हो, तो सीधा उसे पेपर देके आप इंटरव्यू देके उसमें अंदर ही अंदर मैनेजर बन जाओ। मैनेजर। और मैनेजर से एजीएम तक का भी हो जाता है उसी में, एपीएस में। बट उसमें सर एक ही बार आया है अभी तक तो, है हाँ, ना? बस ये एक ही बार दिक्कत है, एग्जाम वो हुआ है उसका कोई फिक्स गाइडलाइन या रूल नहीं है अभी इस कि पे काम चल रहा है काम ना, चल रहा है। उस पे थोड़ा उसमें सा पॉलिसीज चेंज पॉलिसी होगी, चेंज वगैरह होती है तो उस पे काम चल रहा है। उसमें भी अभी फिक्स नहीं है क्या होता है। और सर बाकी नॉर्मली एज अ सीनियोरिटी बेसिस में देखते हैं प्रमोशन, तो डीपो कैडर का थोड़ा सा ये टेक्निकल से, और जर्नल कैडर का थोड़ा और जल्दी है।
तो मोटा मोटा मान के चल लो, आप अगर AG3 ज्वाइन करते हो आप 15 साल के अंदर मैनेजर बन जाओगे, सिंपल। 15 साल 15 तो लग जाएंगे आज की डेट। टेक्निकल का मत सोचो, टेक्निकल तो शायद 30 साल में भी ना बचे। टेक्निकल का थोड़ा सा है दिक्कत, है ना। तो मुझे एक बताओ, जैसे कि सर आप उत्तराखंड से हो, हाँ आपको यहाँ पे पंजाब में हो गया, तो सर आपको मतलब किसी को जैसे कि अपने घर के पास ही पोस्टिंग चाहिए, कई काफी लोग बैंक में इसलिए भी परेशान है कि ट्रांसफर और ट्रांसफर वगैरह से, तो सर कितने टाइम में मतलब ट्रांसफर हो जाता है? जैसे आप यहीं, जैसे कि आपने नॉर्थ जोन से फॉर्म, आपने यहीं से हो नॉर्थ जोन से, आपने जोन भरा और आपको पंजाब मिल गया, अब आपको कितने टाइम में उत्तराखंड चले जाओगे? यार, ये ना ऑलरेडी आपको 6 साल हो 6 साल हो गए हैं। वैसे तो मेरी तो किस्मत खराब रही है, जो मेरे साथ के बैच वाले थे वो 20 में आए थे, तो एक बारी बल्क में आया ट्रांसफर, तो वो तो 22 में चले गए सर। तो वो सर की गलती से ही नहीं जा मैं पाए सर। अपनी गलती से नहीं गया, मतलब ये है कि आपको चांसेस मिलेंगे, ऐसा नहीं है। इवन यहाँ पे काफी लोग हैं जो बहुत पुराने भी पड़े हैं, 16 बैच है यहाँ पे डिपो वाले, उनके अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ, 20 वालों का हुआ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे कि सर बता रहे हैं कि 2016 बैच का नहीं हुआ, 2023 बैच का मतलब 2020 इनके बैच में जो हुआ उनका एक 2 साल में हो गया। तो इसमें यह है कि देखो 2020 वालों की एक अपॉर्चुनिटी ये थी कि 2000 जब हमारा वाला बैच आया तो बल्क में रिक्रूटमेंट आए थे, तो इनका सारा रोस्टर क्लियर हो गया, वो सारे ट्रांसफर हो गए। हम भी उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि अगर अब फिर से रिक्रूटमेंट आएगी तो हमारे भी ट्रांसफर हो सकता है। अब सर ने उस टाइम क्या रिक्वेस्ट लगाने रखी थी ट्रांसफर की, तो इसीलिए सर रह गए उस बीच में, लेकिन अब फ्यूचर में हो जाएगा सर का काफी जल्दी, है ना। तो वो ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता है ट्रांसफर विद इन जोन की बात है। तो अगर कोई आप जैसे हो कि आप साउथ से हो और आप साउथ जोन में से, आप नॉर्थ जोन में से भर रहे हो, तो थोड़ा दिक्कत आता है उसमें फिर भी उसमें भी हो जाता है, उसमें भी उसमें भी अब होने अब होने लगा है। पहले दिक्कत नहीं होते थे, पहले तो एक हमारे सर थे वो 12-12 सालों तक नहीं होता, फिर उसके अब बाद 4-5 साल में आ जाते हो हैं। जाते हैं। हाँ हाँ, हो जाते हैं। सर वो भी अब होने लगे। पर ये है कि देखो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे अगर अगर आप से ज्वाइन करते हो, आपको अपने उधर अगर नहीं मिलती है तो थोड़ा रिक्वेस्ट जल्दी लगा देना, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये तो तो उससे थोड़ा आपको फायदा मिलेगा। फायदा है। जैसे आप आओगे साल के अंदर में लगा दो। तो यही है, और ओवरऑल यही एक्सपीरियंस अब मेरा, जैसे सर के साथ साथ मैंने भी अपनी चीज़ें शेयर कर दी है जो भी मेरी चीज़ है। बाकी देखो टेक्निकल जैसे जनरल कैडर है आपका, डिपो कैडर है, अकाउंट्स कैडर है, और एक टेक्निकल कैडर है। इसमें देखो प्रमोशंस की बात करें तो सबसे शायद जल्दी जनरल और अकाउंट्स के होते हैं। हाँ अकाउंट्स वाले भी, जनरल और अकाउंट का लगभग सेम ही यही चलता है, जनरल और अकाउंट्स वालों का मतलब प्रमोशन अच्छा हो जाता है। जल्दी हो जाता है। और बाकी डिपो कैडर फिर उनके सबसे लास्ट में हम टेक्निकल वालों को प्रमोशन में काफ़ी दिक्कत है, और स्टेगनेशन काफ़ी है। और और देखो ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ट्रांसफर 2-3 साल में हो जाएंगे। अगर कोई ज़्यादा, जैसे आप मेडिकल क्रिटिकल कंडीशन भी हाँ लगा सकते हो, उसको ग्राउंड भी, वगैरह हुआ अगर है, कोई किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको कंसीडर कंसीडर विद इन ईयर हो जाए। हाँ, अगर स्पाउस ग्राउंड है तो वो भी काफ़ी अच्छी, काफ़ी टाइम जल्दी कंसीडर हो जाता है। तो ट्रांसफर के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ग्रोथ के इस मामले में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं है, बट हो सकता है, क्योंकि अब देख, बट इसमें क्या है कि देखो अगर आप पीस ऑफ माइंड देखोगे तो वो कंपनसेट कर और यार आने देखो हर जगह पॉलिसी चेंज हो रही है, आने वाले एफसीएल में क्या पता क्या पॉलिसी आ जाए, चेंज हो जाए। तो ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट वाला सीन होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आगे, है ना। आगे अच्छा भी होगा। और वैसे भी देखो यहाँ पे देखो, अगर बैंक में पैसा ज्यादा है तो पीस ऑफ माइंड नहीं है, यहाँ पे पीस ऑफ, थोड़ा पैसा कम है लेकिन पीस ऑफ माइंड काफी अच्छा है यहाँ पे। बाकी आप कोई भी एक्टिविटीज परस्यू कर सकते हो, कुछ भी आपको है, कुछ खेलने का है, गेम्स का है, कुछ फैमिली टाइम देना है, तो यहाँ पे वो चीजें अच्छे से हो जाए, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट हो एफसीआई रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और फिर से चाहते हो कि हम मोहित सर को फिर से हम बात करें, क्योंकि मोहित सर के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। किसी को तो पर्टिकुलर टॉपिक में की कोई वैसी क्वेरी है, हाँ, डिपो रिलेटेड ऑपरेशन जो बिल्कुल जानना चाहता है तो वो भी कर सकते वो भी है। दूसरा है कि मोहित सर देखो काफी जैसे कि डिपार्टमेंट में कई लोग होते हैं ना, 30-30 40-40 साल से हैं डिपार्टमेंट में, 25-30 साल से हैं, उनसे भी काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। हैं। तो ये जो वो तो एक्सपर्ट इसका है, कहना है, पर ठीक नहीं है, मतलब नहीं, काम कर लिया है मैंने दोनों जगह, डिपो डीओ में। डीपो और डीओ में दोनों में काम कर लिया, थोड़ा तो सा तो knowledge काफी अच्छी नॉलेज है ऐसे, ओवरऑल काफी अच्छी नॉलेज है। तो आप अगर चाहते हो कि और फ्यूचर में और फिर से एक बार फिर से बात की जाए सर से, तो हम डेफिनेटली बात करेंगे। और आप मोहित सर को इनके इंस्टाग्राम चैनल है वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और इसके साथ ही मेरा जो टेलीग्राम चैनल है साइमन एग्रीकल्चर 247, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।